चलिए, तो अनुशासित तरीके से अगर आप निवेश करें तो आपके पोर्टफोलियो में उम्दा रिटर्न्स और हर निवेश लक्ष्य को प्लान तरीके से अचीव करना मुमकिन हो जाता है, हो पाता है। यही बात आपको इस पोर्टफोलियो में दिखाई दे रही है। लेकिन अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और मैं स्वागत करना चाहूंगी एक्सिस म्यूचुअल फंड के हेड इक्विटी जिनेश गोपानी साहब का। स्वागत है आपका फायदेमंद फंड की इस खास पेशकश में। और जिनेश जी, लगातार फायदेमंद फंड्स पर आप आते रहते हैं, निवेशकों को जो है निवेश की बारीकियां समझाते हैं, उनके पोर्टफोलियो को सही दिशा दिखाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल मेरा सबसे पहले इस महामारी और इससे जुड़ी अनिश्चितताओं पर होगा। अभी मौजूदा हाल में, मौजूदा वक्त में अगर किसी को अपना पोर्टफोलियो बनाना है जिनेश जी, तो किस तरह के फंड्स होना अनिवार्य होगा? धन्यवाद फॉर इनवाइटिंग। आज के तारीख में जैसे आपने मार्केट का लेवल्स देखा हुआ है, मार्केट्स लास्ट 12 से 15 महीने में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, डबल के ऊपर चल रहा है। मनी फ्लो बहुत स्ट्रांग है ग्लोबली और डोमेस्टिक में। ये रिस्क ये लेवल पे देखते हुए मेरे हिसाब से द बेस्ट स्ट्रैटेजी जो एक नए इन्वेस्टर के लिए होनी चाहिए वो मल्टी कैप एज अ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर वो डायरेक्ट इक्विटी में आना चाहता है इन टर्म्स ऑफ फंड्स, मल्टी कैप क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मल्टी कैप में 50% लार्ज कैप होता है, जो लीडरशिप कंपनीज होती है उनके सेक्टर की, और जो कंपाउंडिंग रिटर्न देती है, और बैलेंस 50% आपका मिड कैप एंड स्मॉल कैप में हो जाए, जो अल्फा जनरेशन करते हैं। सो बेसिकली अगर आप मल्टी कैप स्ट्रैटेजीज, कोई भी मल्टी कैप स्ट्रैटेजीज में रहे, आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप बेटर होंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मार्केट्स ये लेवल पे है, वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, ग्लोबली मनी फ्लो बहुत स्ट्रांग है, और गॉड फॉरबिड अगर गलती से ये मनी फ्लो रिवर्स होता है तो डाउनसाइड भी काफी आ सकती है इन द नियर टर्म। इसीलिए फ्रॉम अ रिस्क adjusted रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू, मल्टी कैप एज अ स्ट्रेटेजी विद अ 3 to 5 year व्यू ये अच्छा है। चलिए, तो जो भी दर्शक देख रहे हैं और अभी तक अपने निवेश पोर्टफोलियो की शुरुआत नहीं कर पाए हैं, श्री गणेश नहीं कर पाए हैं, तो ये आपको सलाह गांठ बांध लेनी चाहिए जिनेश की। जिनेश जी, थोड़ा सा फोकस हम करना चाहेंगे लार्ज कैप्स पर, जो कि हम देख रहे हैं बाजार की रैली में इतना पार्टिसिपेट नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से बेंचमार्क्स को बीट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये थोड़ा सा चिंता का विषय निवेशकों के लिए अभी बना हुआ है। और यहाँ पर मैं रेफरेंस लेना चाहूंगी आपके फंड एक्सिस ब्लू चिप का। जिस तरह से थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस फिलहाल आती हुई दिखाई दे रही है, क्या ये हालिया बाजार की चाल की बदौलत है, या आपको लगता है कि हर फंड में हम देखते हैं उतार चढ़ाव का एक माहौल आता है, काफी हद तक बाजार की चाल पर भी उसकी परफॉर्मेंस निर्भर होती है, लेकिन क्या वाकई ये बहुत बड़ी परेशानी का वजह है इस वक्त, या आपको लगता है आगे चलते हुए हम रोड को स्मूथ होता हुआ देखेंगे और एक बार फिर से लार्ज कैप्स ही वो ऐसी कैटेगरी बनेंगे जो आपको मुनाफा कमा कर देंगे? See, I think ये कोविड के वजह से जो अप्स एंड डाउन्स आ रही है, इकोनॉमी स्टॉप एंड स्टार्ट हो रही है, उसके वजह से आई थिंक आपको क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कौन सी सेक्टर, कौन सी कंपनी आगे बढ़ के अच्छा ग्रोथ दिखाएगी। तो उसके वजह से अगर आप पोर्टफोलियो को और डाइसेक्ट कीजिए तो आपको समझेगा कि जो डोमेस्टिक ड्रिवन स्टॉक्स है वो 2-3 महीना बहुत अच्छा करते हैं, देन अनफॉर्चुनेटली ये सेकेंड वेव आ गया एंड वापस थोड़ा ऊपर नीचे होता है। सो आई थिंक ये जो अनसर्टनिटी है कोविड के कारण, फर्स्ट वेव, थर्ड, सेकेंड वेव, एंड इकोनॉमी की भी जो अप्स एंड डाउन्स हो रही है कि 1.5 महीना वापस इकोनॉमी स्लो हो गई, वापस अभी ओपन अप होगा, अभी पीपल आर टॉकिंग अबाउट थर्ड वेव। सो अभी वो थोड़ी अनसर्टनिटी जो डोमेस्टिक मार्केट में है उसको लगते सम ऑफ द स्टॉक्स इन लार्ज कैप जो ऐसे बहुत बढ़िया स्टॉक्स है, लीडरशिप क्वालिटी है। अगर आप कोविड के पहले देखिए, ये सब ने आपको 20 से 25% CAGR दिया है, बट एक कोविड के लगते हुए वो थोड़ा नंबर्स में आगे पीछे हो सकता है।
एंड इसके वजह से आई थिंक थोड़ा आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला है, बट अदरवाइज अगर आप स्टॉक बाय स्टॉक जाए, कंपनी वाइज जाए, गवर्नेंस वाइज जाए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज वाइज जाए, लीडरशिप वाइज जाए, आरओई कैश फ्लो के हिसाब से जाए, देन वी आर नॉट वरीड ऑन द लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस कंपनीज एंड हमको आगे जाके लगता है कि यहाँ से जो भी होगा वो 2 से 3 साल के व्यू में देखना चाहिए, बिकॉज नियर टर्म बहुत ऊपर नीचे जैसे मैंने बताया वॉलेटिलिटी हो सकती है, बिकॉज काफी ग्लोबल फ्लोस के वजह से भी उतार चढ़ाव होती है और इकोनॉमी के स्टॉप स्टार्ट के वजह से भी थोड़ी वॉलेटिलिटी रहती है। तो अभी वो एक बार थोड़ा क्लाउड क्लियर हो जाए, आपको स्टेडी स्टेट इकोनॉमिक ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी मिल जाए, देन आई थिंक देन वी ऑल विल कम बैक टू नॉर्मलसी। तो जिनेश जी, इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, इतनी अनसर्टेनिटी है, थर्ड वेव की बातें हो रही हैं, ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं आपके मुताबिक जो इस थर्ड वेव के चपेट में आएंगे और कौन से नहीं आएंगे, जिन पर आपकी नजर बनी रहेगी? देखिए मीन्स मैं तो मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जैसे हमने सेकेंड वेव को संभाला और इकोनॉमी खाली 1.5 महीना ही स्लो हो गई, विच इज अ गुड साइन के इकोनॉमी में इम्पैक्ट रिलेटिवली कम है। हालांकि आई मस्ट एडमिट दैट जो Q1 नंबर्स हमारे एक्सपेक्टेशन में थे पहले, वो हिसाब से Q1 नंबर्स डोमेस्टिक सेक्टर्स के लिए, लेट्स से आप कंजम्पशन ले लीजिए या फाइनेंशियल्स ले लीजिए, आपके नंबर्स थोड़े कम रहेंगे, बिकॉज 1.5 महीना इकोनॉमी ऑलमोस्ट लार्ज पार्ट ऑफ सिटीज वेर अंडर लॉकडाउन। सो वो हिसाब से आई थिंक इकोनॉमिक इम्पैक्ट इतना नहीं हुआ है जितना बड़ा इम्पैक्ट आपको कोविड 1.0 में हुआ था। कोविड 2.0 में इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है, एंड जैसे जैसे एक्सेलरेशन ऑफ वैक्सीनेशन हो रही है और होपफुली अगर थर्ड वेव इतना बड़ा नहीं आता है तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इकोनॉमी वापस लॉकडाउन में जा सकती है। रीजन स्पेसिफिक, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक, सिटी स्पेसिफिक थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट अभी काफी कंपनीज ने अपना बिजनेस मॉडल भी ऐसे बना दिया है कि वो ये ऊपर नीचे बिजनेस मॉडल को झेल सके। सो आई थिंक थर्ड वेव इतना बड़ा लग नहीं रहा है। सिवियरिटी ऑफ केसेस शायद कम होंगे, ये हम जो हेल्थ एक्सपर्ट से बात करते हैं वो बता रहे हैं, बिकॉज आपका वैक्सीनेशन ड्राइव भी बहुत अच्छे गति से अभी बढ़ने जा रहा है। और बाय अगस्त तक अगर आप 1 करोड़ वैक्सीनेशन पर डे की बात कर रहे हैं, तो वो हिसाब से तो आपका बहुत जल्दी आपके वैक्सीनेशन ड्राइव पूरी हो जानी चाहिए। सो जिसके वजह से थर्ड वेव शायद इतना लीथल ना रहे, एंड जिसके वजह से इकोनॉमी इम्पैक्ट ज्यादा ना रहे। तो आई थिंक वो देखना पड़ेगा कितने महीने तक या कितने दिन तक वो थर्ड वेव की इंटेंसिटी रहती है, बट जनरली स्पीकिंग वी आर नॉट वरीड एज ऑफ नाउ। तो महंगाई को लेकर आप कितने वरीड हैं, मुझे ये बताएं, जो दुनिया भर में एक परेशानी का सबब बना हुआ है फिलहाल, भारतीय बाजारों को बढ़ती हुई महंगाई कितना परेशान करेगी आपके मुताबिक? आई थिंक ऑयल प्राइसेस पे ध्यान रखना चाहिए। अगर ऑयल प्राइसेस 75 से ऊपर जाके 80, 85, 90 हो जाता है, या 100 की भी बात कर रहे हैं आजकल, अगर वो होता है देन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी थोड़ी स्लो हो सकती है, क्योंकि जैसे हम पहले भी कहते हैं ऑयल इज जोकर इन द पैक। अभी भी हम लार्ज पार्ट ऑफ ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और अगर आपको इकोनॉमी रन करनी है 6 to 7% CAGR पे ऑन अ स्टेडी स्टेट बेसिस, तो आपको ऑयल की खपत काफी लगेगी ओवर नेक्स्ट 2 to 3 year पीरियड। एंड इसके वजह से ऑयल प्राइसेस going up in the domestic market because of oil prices going up in the world market, दो गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी के तरीके से काउंटर सिक्लिकल बफर रखा हुआ है, बट वो कितने हद तक वो इम्पैक्ट को कम कर सकती है वो देखना पड़ेगा। बट अगर ऑयल प्राइसेस यहाँ से और बढ़ने लगे देन इंडिया में इन्फ्लेशन वापस ऊपर उठने लगेगा, बिकॉज हमारे यहाँ सप्लाई साइड शॉक्स ज्यादा है देन डिमांड साइड, एंड इसीलिए
then it will become difficult for RBI to keep the rates low. हालांकि अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि ऑयल एकदम भाग जाएगा, लेकिन अभी बातचीत होने लगी है कि कैन ऑयल गो टू $100. सो वो सुपर साइकिल में अपने थोड़ी इम्पैक्ट आ सकती है, बट वी हैव काउंटर सिक्लिकल मेजर्स. आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर हाईएस्ट एवर. तो आप फॉरेन करेंसी को यूज कर सकते हैं इन्फ्लेशन की इम्पैक्ट कम करने के लिए. आप ऑयल प्राइसेस भी कम कर सकते हैं, बिकॉज आपकी एक्साइज ड्यूटी काफी हाई है अभी. आप उसके तरीके से भी इम्पैक्ट ऑफ हायर क्रूड प्राइसेस आप कम कर सकते हैं. तो वो देखना पड़ेगा गवर्नमेंट कैसे या आरबीआई कैसे स्टांस लेती है इन्फ्लेशन को बचाने में. बट एज ऑफ नाउ ऑयल इज अ वेरी क्रिटिकल एलिमेंट फॉर आवर इन्फ्लेशन टू गो. बिल्कुल. इसके अलावा थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप की भी हम बात कर लेते हैं, जहां पर मुनाफे की गाड़ी निवेशकों के लिए तो आगे बढ़ रही है, लेकिन इस रैली पर कितना भरोसा किया जाए? आपका व्यू क्या बनता है? आपके फंड हाउस का व्यू क्या बनता है? आई थिंक जब भी कोई बड़ा शॉक आता है सिस्टम में, और जैसे हमने देखा लास्ट ईयर इकोनॉमी ऑलमोस्ट 68 डेज लॉकडाउन में थी, और उसके बाद जो रिफ्लेशन ट्रेड आता है वो सबको बेनिफिट होता है. तो वो लार्ज कैप हो, मिड कैप कंपनीज हो, स्मॉल कैप कंपनी हो, बिकॉज आप जीरो से इन अ वे आप जीरो से चालू कर रहे हैं. नंबर्स भी काफी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज के अच्छे आ रहे थे. अभी आगे जाके ये देखना पड़ेगा कि हु इज मैन एंड हु इज बॉय. मैन वर्सेस बॉय का ये खेल है कि जो कंपनी यहाँ से भी अच्छा ग्रोथ दे पाएगी, जो सेक्टर यहाँ से भी अच्छा फोकस ग्रोथ दे पाएगा, आई थिंक वहाँ पैसा जाएगा. हम भी काफी पैसा डाल रहे हैं अच्छे कंपनीज में, बट ऑब्वियसली जब नीचे से ट्रेड ऊपर आता है तब सब तरीके के स्टॉक्स चलते हैं. तो वी हैव टू बी केयरफुल कि आपको कहाँ बेट लेना है, कौन सी कंपनी आपको जेन्युइनली अच्छी आरओई, अच्छी कैश फ्लो बना के देगी, और कौन सी कंपनी चल रही है जस्ट बिकॉज द मिड कैप एंड द स्मॉल कैप इंडेक्सेस आर गोइंग अप. तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन काफी हद तक आई थिंक अच्छा माहौल है इसमें. वैल्यूएशन हम आर्ग्यू कर सकते हैं थोड़े ज्यादा है, बट वो जैसे मैंने बताया मेरे ओपनिंग इसमें कि फ्लो ऑफ मनी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो चेस कर रही है अच्छे स्टोरीज को, और इसीलिए वैल्यूएशन हाई होते जा रहा है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वेरी वेरी लो. सो वैल्यूएशन अगर आप थोड़ा साइड में रखे, बट और अगर आप देखिए कि जो हो रहा है कोविड के टाइम, बहुत बड़ा डिफरेंस जो हमने देखा इज अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड, और उसके वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप जो लिस्टेड कंपनीज है अच्छा काम कर रहे हैं. बिल्कुल. आखिरी सवाल, थोड़ा सा संक्षेप में जवाब चाहूंगी मैं आपसे. दमदार फंड हाउस, एक्सिस म्यूचुअल फंड, कई सारी आपकी ऐसी स्कीम्स हैं जो बेहतरीन से बेहतरीन मुनाफा और परफॉर्मेंस दिखा रही है निवेशकों को. मुझे ये जानना है, आने वाले वक्त में जिस भी तरह के समीकरण अभी बन रहे हैं जिनेश जी, आने वाले वक्त के लिए आपने अपने आप को, अपने फंड हाउस को कैसे तैयार किया है? वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको भविष्य में निवेशकों के लिए काम आते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो अगर मैं सेक्टर की बात करूं, अगर आप ग्लोबल सेक्टर्स खेलना चाह रहे हैं, देन टेक्नोलॉजी, क्रैम स्टोरी,